हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे कि सीबीडीटी ने जो नया सर्कुलर निकाला है 94Q के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे सामने इनकम टैक्स न्यू सर्कुलर है, जो सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2021 डेटेड 30th जून 2021 है। इसके फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 94Q ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। Finance Act inserted new section 194Q in Income Tax Act, which takes effect from 1st July 2021. It applies to any buyer who is responsible for paying any sum to any resident. किसी कोई भी बायर जो बायर है वो टीडीएस काटेगा परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है इन एनी प्रीवियस ईयर। तो बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो टीडीएस काट लेगा 0.10% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। मतलब 50 लाख रुपए से ऊपर जब वो पेमेंट कर रहा है तो काटेगा पहले कंडीशन। तो बायर की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। बायर की डेफिनेशन ये है कि जिसकी टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट्स या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, जो 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी टर्नओवर है इससे पिछले साल में, तो आप ये इस पर्सन की कैटेगरी में आते हैं जो जिसको टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो पिछले साल का टर्नओवर देखा जाएगा इसके क्राइटेरिया के लिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑथराइज्ड टू स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, जो पर्सन नहीं कंसिडर होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर देगी। आगे चलते हैं। वेरियस, जैसा कि बोर्ड को बहुत सारी क्वेरीज आई थी इसके अंदर, तो बोर्ड ने अब विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस इशू की है। पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं इन गाइडलाइंस को। सबसे पहली है कि जो स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट होती हैं, जिसके अंदर वैसे तो कोई एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ बाय सेल की एक ट्रांजैक्शन होती है, पर उस पर्सन को कुछ नहीं मिलता इसके अंदर, सिर्फ वो प्रॉफिट जो होता है उसकी जेब में आ जाता है। तो ये ऐसी उसके लिए है, ट्रांजैक्शंस के लिए है कि 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं रहा पार्टीज के बीच में, तो फिर इसके अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स नीचे दे रखे हैं, तो ये देखते हैं। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज। सिक्योरिटी और कमोडिटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से या रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से की जाती है, उसके ऊपर 194 क्यों नहीं लगेगा। इसके बाद अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है तो उसके ऊपर भी ये नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हैं जो पावर एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड किए जाते हैं, उनके ऊपर भी ये नहीं लगेगा। आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर थ्रेशोल्ड की बात की गई है, तो जो थ्रेशोल्ड है 50 लाख रुपीज़ का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये कब से लेके कब तक ये कैलकुलेट होना चाहिए, मतलब कि क्या किस पीरियड से लेके कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहा है बोर्ड। सीबीडीटी कह रहा है कि जैसे कि 194 क्यों बात करता है कि सम इन द अकाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पर तो ये कह रहा है कि 1 जुलाई से पहले, अगर 1 जुलाई से पहले कोई भी दोनों में से इवेंट होता है, या हम उसको क्रेडिट बुक कर लेते हैं या फिर उसको पेमेंट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी टीडीएस कोई किसी भी ट्रांजेक्शन पे नहीं लगेगा 1 जुलाई से पहले। और सेकंड पॉइंट में बात कर रहा है कि 50 लाख रुपीज़ प्रीवियस ईयर में पूरा काउंट किया जाएगा। तो हम 1 अप्रैल 2021 से लेके काउंटिंग शुरू करते हैं, एस्टिमेशन एक लगा लेंगे
कि क्या इसका जो TDS है वो 50 लाख जो परचेज ऑफ गुड्स है अमाउंट बिलिंग पूरे साल की बिलिंग 50 लाख से एक्सीड होगी या नहीं, तो 1 अप्रैल से देखेंगे। तो नीचे लिखा गया कि जैसा कि अगर 50 लाख 30 जून तक ही हो जाते हैं तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पूरे साल की ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये TDS लग जाएगा, जो भी ट्रांजैक्शन 1 जुलाई के बाद हो रही है। तो आगे बात की गई है कि GST का जो अमाउंट है, क्या GST का अमाउंट हमारे परचेज के अमाउंट के साथ जुड़ना चाहिए या उस अमाउंट को अलग से लेंगे तो TDS परचेज के अमाउंट पे होना चाहिए या परचेज प्लस GST के ऊपर होना चाहिए। उसका आंसर दिया गया है। तो लिखा गया है कि 206C1H की बात की गई है, उसके नीचे लिखा गया है, इसके नीचे हमें क्लैरिफिकेशन दी गई है। Clarified that when tax is deducted at the time of credit, the component of GST comprised is indicated separately. So tax shall be deducted under section 194Q on the amount credited without including such GST. मतलब GST का अमाउंट के ऊपर कोई TDS नहीं लगेगा 194Q में, लेकिन अगर टैक्स पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट किया जाता है, मतलब कि आपने कोई एडवांस पेमेंट की है और उस वक्त आपको पता नहीं है कि GST का अमाउंट क्या होगा इसमें और परचेज ऑफ गुड्स का अमाउंट क्या होगा, तो फिर आपको पूरे अमाउंट के ऊपर TDS काटनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है द टैक्स वुड बी डिडक्टेड द होल अमाउंट। तो एडवांस के केस में टैक्स पूरे अमाउंट पे काटा जाएगा एज कि उस टाइम GST का जो अमाउंट है उसको वेरीफाई करना मुश्किल होगा, तो इसलिए ये प्रोविजन निकाला गया है कि एडवांस के टाइम पूरे के ऊपर ही TDS काटा जाएगा। आगे परचेज रिटर्न की बात की गई है। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम परचेज करते हैं तो पूरे के ऊपर ही TDS काट लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई परचेज रिटर्न होती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने TDS पहले ही डिडक्ट कर लिया है उसको हम सेकंड परचेज करेंगे उसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर परचेज रिटर्न होता है तो जो टैक्स डिडक्टेड है वो अगली परचेज में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ओके, और आगे लिखा गया है कि अगर परचेज रिटर्न के एवज में वो फिर से उसको गुड्स हमें मिल जाते हैं, हमने परचेज किया रिटर्न कर दिया और फिर से हमें गुड्स मिल गए, तो फिर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसलिए फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर गुड्स के बदले में गुड्स से मिल गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर 194Q अप्लाई होगा या नहीं। तो इसमें डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि क्या ये नॉन रेजिडेंट पर लगेगा, तो उसके बारे में साफ साफ ये लिखा गया कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर 194Q नहीं लगेगा, क्योंकि उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई परचेज नहीं होगा। आगे ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि क्या जिन पर्सन्स की इनकम एग्जाम्प्ट होती है क्या उनके ऊपर 194Q लगेगा, मतलब क्या उनका TDS डिडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखता है डिपार्टमेंट CBDT लिखता है कि ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि ये इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट हैं सेक्शन 10 में या दूसरे सेक्शंस में, ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये एग्जाम्प्ट हैं, तो इनके ऊपर नहीं लगेगा। जैसा कि 2061H में भी लिखा गया था कि जो एग्जाम्प्ट पर्सन है उनके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी की पार्ट इनकम एग्जाम्प्ट है तो उनके ऊपर ये लग जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी जिसकी पार्ट इनकम एग्जाम्प्ट है। आगे एडवांस पेमेंट का लिखा गया है। तो जैसे कि 94Q बात करता है कि एडवांस पेमेंट या क्रेडिट
विच एवर इज अर्लियर, तो एडवांस पेमेंट के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि अगर किसी कंपनी का अभी अभी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि अप्रैल में हुआ हो या मई में हुआ हो, जून में हुआ हो या जुलाई में हुआ हो, तो क्या उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा, ये सेक्शन लगेगा 194Q। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्लैरिफाई किया गया है कि क्योंकि उस कंपनी का इससे पिछले साल में कोई टर्नओवर नहीं था, तो उसके ऊपर ये सेक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि 10 करोड़ जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो पिछले साल में देखा जाता है। तो पिछले साल में तो इसका टर्नओवर कुछ था ही नहीं, तो उस एंटिटी के ऊपर 194Q नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया कि टर्नओवर जो है वो बिजनेस कैरिड ऑन की होनी चाहिए, और अगर कोई इनकम है, जैसे कोई इनकम है एफडीआर की, तो वो इसके अंदर नहीं ली जाएगी। सिर्फ बिजनेस की जो सेल्स हैं, ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं या टर्नओवर है, सिर्फ वही ली जाएंगी। आगे क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ दी 3 सेक्शंस की बात करता है, 194O की, 206C1H एंड 194Q की। तो नीचे चलते हैं। नीचे सब इसने लास्ट पैरा में सब कुछ क्लैरिफाई किया गया है। देखते हैं कि तीनों सेक्शन की रीडिंग के बाद ये क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 194O में टीडीएस काट लिया है तो 194Q नहीं लगेगा, तो सिर्फ 194O लगेगा। अच्छा, आगे लिखते हैं कि अगर बायर ने 206C1H में काट लिया है though subsection 206C1H of the Act provides exemption from TCS. To remove difficulties, it clarified that this exemption would also cover a situation where instead of the buyer, the e-commerce operator has deducted tax at source on that transaction of sale of goods through e-commerce. If a transaction is both within the purview of 194O as well as 194Q, अगर दोनों के प्रीव्यू में ट्रांजैक्शन आता है तो 194O में कटेगा। सिमिलरली अगर 194O और 206C1H में आता है तो 194 तो भी 194O में कटेगा, क्योंकि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 194O में काटने की, तो इसको उसी के ऊपर ही रखा गया है। तो आगे बात करता है कि 194Q एंड 206C1H, इसके अंदर 194Q को प्राथमिकता दी गई है कि 194Q में ही काटा जाएगा। लेकिन अगर इन एनी केस सेलर ने 206C1H में कलेक्ट कर लिया है टैक्स, तो फिर 194Q नहीं लगेगा। जिसके यहाँ पर देख सकते हैं, टैक्स हैज बीन कलेक्टेड बाय सेलर बिफोर द बायर कुड डिडक्ट टैक्स, तो such transaction would not be subjected to tax deduction again by the buyer। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एनालिसिस कर लिया गया है, और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।